काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। केंद्र सरकार ने आज आगामी रबी के फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बम्पर बढ़ोतरी की है। पहले भी सरकार किसान हित में नए कृषि कानूनों के अलावा तमाम बड़े फैसले लेती रही है, जिसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ किसान संगठन विरोध पर डटे हुए हैं। क्या है विरोध की असली वजह, इस खबर पर हम करेंगे आज विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का किया फैसला। पीएम मोदी ने कहा, अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य होगा सुनिश्चित। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कुछ लोगों द्वारा एमएसपी बंद किए जाने को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर साधा निशाना। किसानों ने सरकार के फैसले पर खुशी व्यक्त की। सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। फैसले से भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में एक बार फिर से सिरमौर बनने में मिलेगी मदद। कपड़ा उद्योग को 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए का दिया जाएगा प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष रूप से 7.5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी ने कहा, योजना से आकांक्षी जिलों में भी होगी प्रगति, महिला सशक्तिकरण को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295MW परिवहन विमान के खरीद को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट के साथ किया जाएगा तैयार। C-295 लंबी दूरी के सामरिक परिवहन विमानों में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स नेताओं की होगी वर्चुअल बैठक। शिखर सम्मेलन की थीम निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद से मुकाबला, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय स्तर पर बदली परिस्थितियों पर हुई चर्चा। तालिबान में नई सरकार को मान्यता देने को लेकर वैश्विक समुदाय सतर्कता के साथ व्यक्त कर रहा है अपनी प्रतिक्रिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स की भी भर्ती होगी शुरू। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को दी जानकारी। व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अदालत ने मांगा समय।
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा का दौर जारी। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की। भाजपा नेताओं ने घटना के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों की सफलता को बताया ऐतिहासिक। कहा, खिलाड़ियों ने तोड़े बहुत से पुराने रिकॉर्ड। हौसला और इच्छा शक्ति की थी मजबूती। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अन्नदाता की आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही मोदी सरकार ने आगामी रबी फसल के लिए एमएसपी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कुछ फसलों की एमएसपी में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, जिसका फायदा किसानों को बड़े स्तर पर मिलेगा। सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगा और सरकार इसमें बढ़ोतरी को भी जारी रखेगी। में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2022-23 के लिए रबी की प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया है। गेहूं सहित प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाने को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 40 रुपए की बढ़त की गई है। अब गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। दलहनी फसलों की बात करें तो मसूर के समर्थन मूल्य में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 5,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। जबकि तिलहनी फसलों में सरसों के समर्थन मूल्य को भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार हमेशा एमएसपी को जारी रखेगी और समर्थन मूल्य पर प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद भी होती रहेगी। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी में हुई बढ़ोतरी पर देश भर के किसानों ने खुशी जाहिर की है। ये रबी की फसल का जो रेट बढ़ाया ना जी, मोदी जी ने बढ़ाया है, इससे जमींदारों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो सरकार ने हमारे फसलों का रेट बढ़ाए हैं, चने हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, खुम्बी है, जिस तरह कोई भी फसल है, बहुत अच्छा किया है सिस्टम है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद लगातार एमएसपी में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पिछले खरीफ और रबी सत्र में कुल मिलाकर गेहूं, धान जैसी फसलों की रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी हुई है। मोदी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि मंडियों को जहां एक तरफ मजबूत बनाया जा रहा है, साथ ही किसानों को उनकी उपज की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, इस पर भी लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के फैसले को लेकर एक ट्वीट कर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को सीधे लाभ होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। तो किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले लिए और कैसे उसका मिलेगा लाभ, इस बात को तथ्यों के आधार पर हम आपको आंकड़ों के जरिए इस वीडियो वॉल पे समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा। अगर हम आज के फैसले की बात करें तो तमाम वो फसलें जिनमें एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है और इसका फायदा किसानों को बड़ी मात्रा में मिलेगा। और गेहूं की बात की जाए तो 40 रुपए की बढ़ोतरी है, जौ में 35 रुपए की, चने में 130 रुपए की बढ़ोतरी है, जबकि
अगर मसूर की बात की जाए तो 400 रुपए और सरसों में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और कुसुम के फूल की बात की जाए तो 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बीते जो विपणन वर्ष था उसके मुकाबले इस विपणन वर्ष के लिहाज से बात की जाए, मोदी सरकार के कार्यकाल के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2014 में जब मोदी सरकार आई उस समय तमाम फसलों का एमएसपी क्या था और अभी मौजूदा हालात में एमएसपी कैसे बढ़ा है, इसको हम आंकड़ों और खासतौर से तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 2014-15 में अगर धान की बात की जाए और 2021-22 तक बात की जाए तो उसमें 580 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 2014 के मुकाबले। हम 2021-22 की बात कर रहे हैं। ज्वार में लगभग 1208 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर बाजरा की बात की जाए तो 1000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रागी की बात की जाए तो 1827 रुपए की बढ़ोतरी इन वर्षों में हो चुकी है। मक्का में 560 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है और अरहर की बात की जाए तो लगभग 2000 रुपए 1950 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये 2014-15 से 21-22 के बीच हम बात कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार तमाम फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे अगली प्लेट दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे और भी फसलों में ये बढ़ोतरी 2014-15 से 21-22 के बीच में की गई है। मूंग की अगर बात की जाए तो लगभग 2700 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उड़द की अगर बात की जाए तो लगभग 2000 रुपए की इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। कपास में लगभग 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली में 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अगर सोयाबीन की बात की जाए तो लगभग इसमें 1400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और गेहूं में भी 525 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये अपने आप में इन तमाम फसलों का हम बता रहे हैं जिसपे मोदी सरकार लगातार जब से केंद्र में आई है उस पर एमएसपी को लगातार बढ़ोतरी की है, बढ़ाया है, बल्कि ना खत्म किया है ना कम किया। इसी तरीके से अगर जौ की बात की जाए तो उसमें 450 रुपए, चने में लगभग 2000 रुपए, मसूर में 2025 रुपए और सरसों में 1550 रुपए और सूरजमुखी में 2277 रुपए की बढ़ोतरी 2014-15 से लेकर 2021-22 के बीच में हो चुकी है, जो इस बात को साफ तौर पे बताती है कि मोदी सरकार ने एमएसपी को खत्म नहीं किया है, बरकरार रखा है, बढ़ाया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। अब अगर हम कुछ लगातार रिकॉर्ड खरीदी के लिहाज से बात करें तो किस तरीके से जो बात कही जा रही थी कि मंडियां बंद हो जाएंगी, रिकॉर्ड जो खरीदी हो रही थी बीते वर्षों में उसमें कमी आएगी, लेकिन जबकि ये बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। अगर हम एमएसपी की बात करें तो उस लिहाज से लगभग 889 लाख मीट्रिक टन धान की खरीफ सत्र में अभी तक खरीद हो चुकी है। इससे पिछले सत्र के मुकाबले अगर बात की जाए तो 764 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी और उसके मुकाबले ये बड़ी संख्या में खरीद बढ़ गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगभग 130 लाख किसानों को 1,6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा उन तक पहुंचाया गया, यानी कि लाखों किसानों के पास में लाखों करोड़ रुपया पहुंचा है और रिकॉर्ड खरीदी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से रबी सत्र में गेहूं की अगर बात की जाए तो 433 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये 389 लाख मीट्रिक टन थी और गेहूं की खरीद से लगभग 50 लाख किसानों को 85,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाया गया है। तो यह भी अपने आप में बताता है न सिर्फ ज्यादा मात्रा में खरीदी हो रही बल्कि ज्यादा संख्या में पैसा भी किसानों के पास पहुंच रहा है। इसी तरीके से लगभग 12 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जो पिछले तमाम रिकॉर्ड से बढ़कर दिखाई पड़ रही है। दलहन और तिलहन की खरीद से किसानों को लगभग 6742 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा है, क्योंकि सरकार ने खरीदा है और यह पैसा सरकार के माध्यम से किसानों तक पहुंचा है। और इस तरीके से लगभग 7 लाख से ज्यादा किसानों को महज दलहन और तिलहन के लिहाज में ही फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लाखों करोड़ों किसानों से खरीदी हुई है, बंपर खरीदी हो रही है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कुछ नए कृषि प्रावधानों का, जबकि सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इस मसले पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए
खेती-बाड़ी केंद्र। खेती-बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती-बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती-बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती-बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती-बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती-बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती-बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बता रहे थे किस प्रकार से किसानों के हित में सरकार लगातार फैसले ले रही है। इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विषय भी, अन्नदाता को समर्पित सरकार कौन कर रहा है उन्हें गुमराह। ये अपने आप में आज का बड़ा सवाल है और किस तरीके से हम इस विशेष के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इससे चर्चा के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कृष्णवीर चौधरी जी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, इसके अलावा दिगंबर सिंह जो कि यूथ प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ में। तीनों खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में दिगंबर सिंह जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन तमाम प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिगंबर सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगे। इससे पहले हमारे साथ दिगंबर सिंह जी अगर आप मौजूद हैं हमारे साथ में, तो आपसे सवाल मेरा यही कि हम अभी लगातार इस बात को दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। आप लोग कह रहे थे कि साहब एमएसपी बंद हो जाएगी, खरीदी बंद हो जाएगी। हमने आंकड़े के आधार पर इस बात को दिखाया कि साहब एमएसपी तो बढ़ ही रही है, रिकॉर्ड खरीदी भी हो रही है। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इस बात को समझते कि सरकार जो कह रही है वो करके भी दिखा रही है? आपने एक कॉलम इसमें समझाने से छोड़ दिया। आपको ये भी इसमें दिखाना चाहिए था कि कितनी लागत बढ़ी है। अगर कुल उत्पाद जो एमएसपी बढ़ी है तो किस अनुपात में बढ़ाई गई है? 6% के लगभग एमएसपी बढ़ाई गई है। लागत का जो आप बात कर रहे हैं दिगंबर जी, उसका कॉलम भी था, लेकिन बहुत ज्यादा आंकड़े ना हो जाए। कई जगहों तो उसमें 100% की बढ़ोतरी है। जो लागत का आंकड़ा आप बता रहे हैं नहीं, आपने लागत का कोई आंकड़ा नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो लागत की आप बात कर रहे हैं उसमें कई में तो एमएसपी जो बढ़ा उसमें 100% तक का लागत का बढ़ोतरी हुई है। नहीं, कौन सी फसल में 100% की लागत? मैं बिल्कुल मैं आज जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें है ये बढ़ोतरी। उसका सरकार ने प्रेस रिलीज भी जारी किया, आप देखिए उसमें। आप एक चीज और देखना, आपको बताऊं, गेहूं की गत वर्ष पिछले साल जो लागत थी वो 1469 रुपए सरकार ने दिखाई थी कि लागत 1469 रुपए है। इस साल जो लागत है वो 1000 रुपए दिखाई है। क्या लागत और घटी है? आप तो कह रहे थे एमएसपी बंद हो जाएगा ना, आप तो कह रहे हैं एमएसपी बंद हो जाएगा। अरे मैं ये सवाल कर रहा हूं भाई साहब आपसे, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूं कि पिछले साल 1469 रुपए एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में लागत आ रही थी सरकारी आंकड़े के अनुसार। इस साल 1000 रुपए लागत आ रही है। ये कौन सा गणित है? वो गणित क्योंकि सरकार जो कॉस्टिंग के लिए जो उसकी लागत आती है उसको कम करने के लिए तमाम प्रावधान कर रही है। उस आधार पर लागत में कमी आ रही है। सरकार का जोर इस बात पे है कि जो उसकी कृषि का जो लागत है उसमें कमी हो, उत्पादन में बढ़ोतरी हो। योजना इसी तरीके से काम कर रही है, इसलिए ये कमता दिखाई पड़ रहा है आपको। लागत में कमी ऐसे आएगी, लागत में कमी सरकार ने क्या यूरिया और डीएपी के रेट बढ़ाए, 5 किलो खाद के गट्टे में कम करा, बिजली के दाम, जिस ट्यूबवेल का बिजली का बिल 10,000 रुपए जाके 1 साल का निपट जाता था, उसका बिल आज 27,000। दिगंबर जी आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ पा रही, रुक गई, कुछ दिक्कत आ रही। कश्मीर जी, दिगंबर जी जो ये बात कह रहे हैं कि साहब कैसे कमी हो गई, लागत में कमी कैसे हो गई, आपको लगता है कि जो जिस बात को मैं जिक्र कर रहा था कि लागत में कमी को लेकर ही सरकार का फोकस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कश्मीर जी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जब सॉइल टेस्टिंग का कार्यक्रम शुरू करा गया था उसका उद्देश्य ये था कि इस देश में हमारे जो किसान हैं वो यूरिया समय समय पर अपना जरूरत है या नहीं है उसको प्रयोग करते रहे, उससे लागत बढ़ती चली। अब उसको जानकारी इसीलिए होनी चाहिए कि कितना नाइट्रोजन की कमी है, कितनी पोटास की कमी है, कितनी फास्फोरस कमी है, और इसी के लिए उनको सलाह दी जाती रही कि आप इससे ज्यादा खाद का इतना अनुपात में प्रयोग करेंगे। एक तो ये हुआ कि उससे जो है
खाद का सही मात्रा में संतुलित तरीके से प्रयोग किया गया। और दूसरी बात ये हुई कि इसमें उत्पादन तो बढ़ा है, एक तरफ तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है और दूसरी तरफ उत्पादन लागत कम करने की प्रयास किया गया है। दोनों चीजें किसान के भले में हैं। और रही बात ये जो दिगंबर सिंह कह रहे थे कि दाम तय करने की व्यवस्था है, इसमें कई सारी चीजों को ये जो सरकार का कमीशन है वो देखता है। मेरी और आपकी सोच अलग है, हम लोगों की सोच अलग है, और उन लोगों की सोच जो है वो फ्री गेहूं बांटना है, फ्री धान बांटना है, तो समाज का जो देश में 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं उन सब की सब्सिडी कितनी करेगी वो सब देखते हैं। लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि जिस तरीके से एमएसपी को पिछली बार खरीफ में बढ़ाया गया, अब रबी में बढ़ाया गया, अब अगर हम बात करें तो सरसों में 400 रुपए की बढ़ोतरी भैया करी गई है, मसूर में 400 रुपए की बढ़ोतरी करी गई है, जौ में जो है 35 रुपए करी गई है, चने में 130 रुपए करी गई है, सूरजमुखी में 114 रुपए करी गई है, हाँ गेहूं में 40 रुपए करी गई है। ये बात सच्चाई है। तो मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये है कि जो लोग अब तक ये कहते चले आ रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये ठीक बात, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले दिन से इस बात को कहा है कि सरकार का खाद्यान्न सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, जो देश के लोगों को अन्न देने का कार्यक्रम है, उसको सरकार बंद नहीं कर सकती। तो जब वो कार्यक्रम है तो सरकार खरीदी करेगी। तो एमएसपी की बात ये बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए देश के किसानों को, बात या कोई विचार भी नहीं। तो इस तरीके से गुमराह हमको नहीं करना चाहिए। जी कश्मीर जी, ज्यादा की बात कम, एक मिनट, कम और ज्यादा की बात दूसरी बात कही गई कि मंडी बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछता हूं, 1000 ई मंडी बनाई है, 1 लाख करोड़ रुपया जो मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम इतने लंबे समय से कह रहे थे उसको मजबूत करने के लिए है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमें ही बनाने पड़ेंगे, सरकार नहीं बनाने की है। और जब तक हम एफपीओ नहीं बनाएंगे, हम बाजार में खड़े नहीं होंगे, हमारा जो लाभकारी मूल्य है वो हमें तभी मिलेगा। सरकार हमको फाइनेंशियल सहायता दे सकती है एफपीओ बनाने के लिए। और तीसरी बात जो कही गई है, तो अब आप ये बताइए कि ये पहली बार ऐसे कानून है, हम मंडी में बेचे बाहर बेचे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपनी मन मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट करे ना करे मन मर्जी है। तो एक तो ये बात है कि ये कानून जबरदस्ती नहीं है हमारे ऊपर। और तीसरी बात जो कही गई जमीन छिन जाएगी, भैया इस तरीके से अगर हम गुमराह करेंगे तो ये हम गलत कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं 13 नहीं, देश के तमाम प्रदेशों में हो रहा। आप ये बताइए, हम खुद ही गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं कितने लंबे समय से। कश्मीर जी, मैं इस मसले पे आऊंगा आपके पास में। मैं संजय जी समय ये कहना है कि सरकार अपने वायदे पर बराबर एमएसपी को बढ़ा रही है, मंडियों को मजबूत कर रही है, तो हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत। संजय जी, आपको लगता है कि बहुत से जो बड़े काम हैं किसानों के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या बहुसंख्यक किसानों को जिसका फायदा मिल रहा है, ऐसी तमाम बातें कुछ किसानों द्वारा उठाए जा रहे विरोध के सुर में दब जाती हैं? क्या इन सब को भी व्यापक तरीके से सतह पे चर्चा के लिए लाने की जरूरत है? संजय जी, देखिए, एक अच्छी बात यह है कि सरकार फसल जिस समय मंडी में आ रही है उसके पहले वो उसका मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित करते रही। उससे किसान को भी पता होता है कि हमारी ये इतनी उपज है और ये मंडी में जाएगी तो हमारी आमदनी इतनी होगी, इतने पैसे आएंगे और उस पर आमदनी हमारी ये। दूसरी चीज ये है कि आपने जो कहा कि क्या जो छोटा या मंझोला किसान है वो बड़े किसान जिस तरह के जिस समय का भी आंदोलन चल रहा है, देखिए लोग जो जमीन पे हैं, कुछ लोग किसी बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बहकावे में नहीं आते, वो अपनी खेती देखते हैं, अपना सोच विचार रखते हैं। और हमारे देश के लोग जो है वो बहुत समझदार हैं। किसी समय में, एक समय में आप एक बहकावा करते हैं, आप धीरे धीरे देखिए जो भी जितने आंदोलन चल रहे हैं, जो किसान के नाम पे जो लोग आंदोलन चला रहे हैं और जो लोग नेता बने हुए हैं, वो लोग, उनकी संख्या, उनके रैली में जो आने वाले लोग हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं, एक समय में वो बात करते थे इन तीनों कानूनों की, अब इस समय वो कोई राजनीतिक बात कर रहे हैं कि उसको हटाओ, बीजेपी को हटाओ, मोदी को हटाओ, या कहीं और ये क्यों डंडे चल गए, या कहीं और ये अल्लाहू अकबर हो जा रहा है, या किसी और तरह की चीज हो जा रही है।
आपके इस डिबेट में मुझे एक चीज जो अच्छी लगी, तो किसान नेता यहाँ पे बैठे हैं दिगंबर सिंह, वो एक कम से कम देखिए, इस बात पे डिबेट आपका एक मत हो सकता है, एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वो कम से कम एक सार्थक बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो लागत मूल्य है इतना है। यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उस पर बात करने के लिए तो हर समय सरकारें भी तैयार हैं, और जो उसके संगठन है या जो उस तरह के समितियां जो उसका निर्धारण करती हैं उनके साथ संपर्क करती हैं। मुझे लगता है कि इतने समय का एक ही आउटकम तो है कि एक किसान नेता आपके मंच पे बैठ करके कम से कम एक किसी सब्सटैंटिव इशू पे बात तो कर रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज आप कह रहे हैं संजय जी। दिगंबर जी, आप जो लागत में बढ़ोतरी का उसका बात कर रहे थे, कुछ आंकड़े में अभी इस बीच मेरे पास आ गए हैं। गेहूं में लागत का जो उसका 100% लाभ की बात है जो सरकार ने आज फैसला लिया। इसके अलावा जौ में 60%, चने में 74% और दाल मसूर की अगर बात हो लगभग 80% फायदा, और सरसों में 100% और कुसुम का फूल में 50% फायदा। जो लागत के आधार पे आप जो बात कर रहे हैं वो है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एमएसपी का मसला आपने जवाब दिया, लेकिन आप लोग इस बात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं कि साहब किसानों की जमीनें चली जाएंगी, और लगातार इस बात को लेकर मुखरता से आप लोग कहते रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अभी तक इतने महीनों में जिन भी जगहों पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी हैं, कहां पर किसानों की जमीन गई है? बल्कि इस प्रावधान के लागू होने से पहले कुछ राज्यों में पहले से ये व्यवस्था चली आ रही थी, वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे और इस बात को गलत तरीके से क्यों प्रचारित कर रहे हैं? हम सारी चीजें समझ रहे हैं। पहली बात तो मुझे ऑब्जेक्शन आपकी इस बात पे जो आप कह रहे हैं कि कानून लागू होने के बाद, कानून कहां लागू हो गया? अभी तो आंदोलन चल रहा है, कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, कानून लागू नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों में पहले से लागू है। मैं ये कह रहा हूं कुछ राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अगर आप सुनने के लिए आप नहीं सुन सकते, आप बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हो। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपने मेरे सवाल को गलत कोट किया, तो मैं कह रहा हूं कुछ राज्यों में सुन तो लो। नहीं, आपको सवाल सही कर रहा हूं ना, मैं सवाल सही कर रहा हूं। कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था पहले से चल रही है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। किसी के बीच में आप उसका बताइए। बोलने का समय दिया, आप मुझे बोलने तो दीजिए। लेकिन आप सवाल तो मेरा मिसकोट मत कीजिए ना, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं। आप तो अपनी बात रखी रहते हैं। मिस्टेक कर रहा हूं, आप बोलने दीजिए ना। बिल्कुल, लेकिन सही बात का जवाब दीजिए ना, मुझे मिसकोट मत कीजिए आप। 6% बढ़ोतरी हुई है हर फसल में। मैंने उदाहरण के लिए, जैसे आपने अभी बताया कि गेहूं में 100% बढ़ोतरी लाभ दिया गया है। वो लाभ कैसे दिया गया? 1469 रुपए पिछले साल लागत आ रही थी, इस साल मात्र 1000 रुपए लागत आ रही है। जौ में जितनी लागत आ रही थी, लागत कैसे घटी, ये गणित किसान के समझ में नहीं आ रहा। बात आप कर रहे हो, अभी आपके उस पर चल रहा है कि किसानों को कौन गुमराह कर रहा है। आप तो लगातार समझाने में लगे हुए हो। कृष्णवीर चौधरी जी भी समझा रहे हैं। किसान मुजफ्फरनगर में 20 लाख इकट्ठा होते हैं, उनको आप समझा नहीं पाए 9 महीने में, आप समझा नहीं पाए ना। अच्छा दिगंबर जी, ठीक है, आप जो ये तथ्य दे रहे हैं कि हम नहीं समझा पाए या सरकार नहीं समझा पाई, दिगंबर जी, लेकिन देश भर के किसानों को आप क्यों नहीं समझा पाए? आपका जो विरोध है वो महज 2 राज्यों तक सीमित क्यों है? आप नहीं दिगंबर जी, अब आप सुनिए ना, आपने जो तर्क दिया उसका जवाब तो सुनिए। दिगंबर नहीं, आपने जो तर्क रखा उसमें सुनिए ना। आप 2 राज्यों तक सीमित क्यों है? आपका ये विरोध देश भर तक क्यों नहीं है? लगभग 9 महीने हो गए आप लोग को इस बात को आगे रखते हुए, देश भर में क्यों नहीं वो आप लोग अलग जगह पाए हैं? मृदा परीक्षण के नाम पे कितना बड़ा घोटाला किया गया किसान के नाम पर। उसके घर पे 11 करोड़ जो है किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिले हैं। 5 से 6% उनकी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, 8 से 10% उनकी लागत में कमी आई है। आप इन तथ्यों को क्यों झुठलाते हैं सर? कहीं कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल आई है सर। ये आप इन तथ्यों को झुठला देते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपका 9-10 महीने बाद भी अभी 2 राज्यों तक सीमित क्यों है? आप क्यों नहीं समझा पाए देश भर के किसानों को? बता दूं, 2005 में आपको आप तथ्यों की बात करो ना, तथ्यों से बात करो। मैं भी तथ्यों की बात कर रहा हूं जी। तथ्यों की बात कहां कर रहे हो आप तो सरकार की बात कर रहे हो। नहीं, सरकार की बात ये कर रहे हैं, लेकिन आप जब गलत बात करेंगे कि तो आप क्यों नहीं देश भर को समझा पाए? सुनी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पक्ष की बात करेंगे। नहीं, आप इसीलिए बैठे हैं दिगंबर जी, आप इसीलिए बैठे हैं कि आपका पक्ष सुनने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन आप सही बात तो रखिए। आप सुन कहां रहे हो? आप सुनने की क्षमता कहां रहे हो? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? आपको आमंत्रित किया हमने सम्मान के साथ में, आपको सुन रहे हैं। तो आप सुन कहां रहे हो? बिल्कुल सुन रहे हैं। तथ्यों वाली बात ही नहीं सुन रहे आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, लागत आप बता रहे हो कि गेहूं में 100% की बढ़ोतरी हो गई,
अरे अगर दाल पे 400 रुपए आप बता रहे हो तो बढ़ोतरी हुई कितनी? 6% बढ़ोतरी हुई और लागत बढ़ी है 12%। लेकिन आपका तर्क तो ये था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन वक्त सर कृष्णवीर जी ये जो लॉजिक है लगातार कि साहब ये तमाम नए प्रावधानों से तमाम व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, उसको लेकर आपको लगता है कि बात अलग तरीके से तर्क से हटके चली जाती है, जबकि सच्चाई उससे अलग है? कृष्णवीर जी, सच्चाई तो देखिए ये है कि 20 सालों से जो दुर्गति होती चली आ रही थी उस पर बराबर चर्चाएं चली आ रही थी और सरकारों में बराबर विचार हो रहा था। खुद भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस बात की बार बार मांग करते चले आ रहे थे कि भाई बाजार के बिचौलियों ने लूट लिए। अगर वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती तो किसान का शोषण क्यों हुआ? किसान का शोषण बाजार की ताकतों ने किया। अब उस शोषण से बचाने के लिए जो व्यवस्थाओं में सुधार, एक और दूसरे रास्ते खोले गए हैं, उन रास्तों पे आपको अगर अच्छा लगे आप चलिए। अगर आपको ये लगे कि जो मंडी में बिचौलिए हैं वही हमारे हित में काम करते हैं तो आपको कोई मना नहीं कर रहा। एक जो गलत व्यवस्थाएं दी गई उनको सुधार करने का प्रयास है, लेकिन ये मत कहिए कि सरकार एमएसपी खत्म कर रही है, सरकार मंडी। अब एक और नया झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मंडी बंद हो गई। भैया 22,000 हाट को किसानों की मंडियों में बनवाने के लिए पिछले 3 साल से हम हाथ जोड़ते चले आ रहे। पिछले बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान करा था। अगर वे 22,000 मंडी किसानों की अपनी बन जाएंगी और वो अपने हाथ में होंगी तो आप तो खुद बाजार के मालिक होगे, तो आप उसमें भागीदारी क्यों नहीं लेनी? आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक लेवल पर अगर हम सब मिलके अपने अपने बना लेंगे तो आप ये बताओ सरकार उसमें 15 लाख रुपए आर्थिक सहायता उसको काम करने के लिए देगी। जी कश्मीर जी, तो हम वो काम करें जिससे बाजार में किसान खड़ा हो। हमको खुद खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा भला होगा। ठीक बात है। अब वक्त लगभग खत्म हो रहा। संजय जी छोटा सा कमेंट। कश्मीर जी वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा आपसे विनम्रता के साथ। मुझे 10 सेकंड जी, मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से लेके सारे प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। पंजाब के सरकार बिल्कुल ये हो रही है, ये सच बात है। इसी तथ्य को मैं सामने रख भी रहा था। सर वक्त कमी है। संजय जी एक फाइनल कमेंट। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के ढांचागत कृषि विकास का प्रावधान किया। उसके तहत एपीएमसी मंडियों को भी विकसित और आधुनिक करने की प्रक्रिया है। आपको लगता है ये सब चीजें तो कम से कम उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की जिनको बंद करने की दलील दी जाती है विरोध में? संजय जी देखिए मूल बात यह है कि क्या ये सरकार किसानों की समस्याओं के लिए सजग है या नहीं। क्या 2014 के पहले की जो स्थिति थी और उसके बाद की स्थिति में कोई परिवर्तन है कि नहीं। 70 साल से हम लोगों ने क्या किया, क्या उस दिशा में सुधार हो रहा है या नहीं। जो इशू है वो जो सामान्य एक किसान है, एक छोटा किसान है, एक मझोला किसान है, या जो कृषि क्षेत्र में बाकी लोग काम करने वाले हैं, उनके बारे में एक सजगता से काम हो रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस बारे में आप कहीं भी देश भर में लोगों से बात करेंगे जो लोग जेन्युइनली किसी तरह की एक खास राजनीतिक सोच से प्रभावित नहीं है, तो उसका जवाब हर समय पॉजिटिव मिलेगा और वो तथ्यों के आधार पर मिलेगा। क्योंकि किसान कि कई चीजें वो मिल करके आती है। उसको बिजली मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए। ये जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं एमएसपी का, ये उसका अंग है। उस दिशा में भी काफी काम हो रहा है। उसके घर में बाकी ईज ऑफ लाइफ के लिए कोई चीजें हो रही कि नहीं, वो समुचित जब चीज होती है तो गांव में रहने वाला हर आदमी एक किसान है, तो वो व्यवस्थाएं बदल रही है कि नहीं। मुझे लगता है इसमें कहीं भी किसी भी तरह की संदेह या संभावना का प्रश्न नहीं है। उसका उत्तर बिल्कुल पॉजिटिव है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 अलग अलग उत्पादों के लिए कुल 10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कपड़ा क्षेत्र को दिया जाएगा। इस फैसले से भारतीय कपड़ा कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने में मदद मिलेगी, तो साथ ही साथ रोजगार के भी लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10 अलग अलग उत्पादों के लिए कुल
10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कपड़ा क्षेत्र में दिया जाएगा। इस फैसले से भारतीय कपड़ा कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने में मदद मिलेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पीएलआई स्कीम का मुख्य फोकस देश के टियर 2 और टियर 3 शहर सहित ग्रामीण स्तरों पर होगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों को इसका काफी फायदा मिलेगा। जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3, टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल ग्लोबल बाजार टेक्निकल टेक्सटाइल का है, जबकि भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से कॉटन टेक्सटाइल पर आधारित है। ऐसे में पीएलआई स्कीम से कपड़ा उद्योग को काफी फायदा होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा घोषित पीएलआई स्कीम का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। This not only increase the export, this also will increase the employment and also investment. We are weak in our fabric because we have enough source in fiber and yarn, but we are really weak in fabric. So this will attract a lot of investors to come and invest in India, and because of that we can produce the world standard fabric in MMF garments. And also they announced technical textile, and also they announced a 7 mega textile park. All will bring big cheers to our textile industry. इस स्कीम के लागू करने से अगले 5 सालों में कपड़ा उद्योग में 19,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है। इससे कपड़ा उद्योग में करीब 7.5 लाख सीधे तौर पर रोजगार मिलेंगे और कई लाख परोक्ष तौर पर रोजगार तैयार होंगे। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में $100 अरब का कपड़ा निर्यात करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए इस सेक्टर के लिए पहले ही कई सहूलियतों का ऐलान किया गया है। कपड़ा सेक्टर में पीएलआई स्कीम से घरेलू स्तर पर उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में भी मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना को मंजूरी देने के कदम को उद्योग कई मायनों में अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वस्त्र उद्योग में पीएलआई योजना के जरिए भारत एक वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनेगा। योजना से आकांक्षी जिलों में भी प्रगति होगी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के लिए 56 C295 MW परिवहन विमान खरीदने को मंजूरी दी है। 16 विमान स्पेन से तैयार स्थिति में खरीदे जाएंगे। ये विमान अनुबंध पर हस्ताक्षर के 48 महीने के अंदर स्पेन को भारत को सौंपने होंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये अपनी तरह का पहला कदम है जब सेना के विमानों का निर्माण भारत में होगा। सभी विमान इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर से लैस होंगे। ये विमान 5 से 10 टन की भार क्षमता के साथ उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इसमें मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सीधा लाभ होगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्यों को 100 G4 चरण के संभावित खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। इस खनिज ब्लॉक का विभिन्न उद्योगों के लिए अत्यधिक महत्व है। खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि इन खनिज ब्लॉकों की राज्यों द्वारा नीलामी की जा सकती है, जिससे राजस्व और रोजगार पैदा करने के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने देश में खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न नीतिगत फैसलों का भी जिक्र किया।
हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग में पहले समस्या था, अभी तो हमने उसका निवारण करने का बहुत कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तो डिस्क्रिप्शन हटा के हमने ऑक्शन रिजिम तो लाया है। एक कोर्ट के चक्कर में हमारा ऑफिसर लोग भी डरे हुए थे, तो इसलिए क्या कितना कंडीशन डाल सकते थे सब कंडीशन डाल दिया 2014 में, 14-15 में। और अभी इसका अनुभव देखते हुए हम इसमें कोयला में हो या ओवरऑल माइनिंग सेक्टर में हमने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इसके कारण अभी G4 लेवल पे होगा, एंड-यूज रिस्ट्रिक्शन हमने खत्म कर दिया है, कैप्टिव नॉन कैप्टिव हमने खत्म कर दिया है। और बात निपाह की करते हैं कोविड की। केरल में निपाह से एक बच्चे की मौत के बाद से लगातार वहां पर निगरानी रखी जा रही है और राहत की बात यह है कि अभी तक केरल में निपाह का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच देश में कोरोना की चुनौती लगातार बनी हुई, जिसके चलते आने वाले त्योहारों को लेकर भीड़ भाड़ से बचने की सलाह लगातार जानकार जारी कर रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बीते कुछ दिनों में बहुत तेज गति से बढ़ी है, जिसके चलते देश में अब तक 71 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। केरल में 3 सितंबर को निपाह से संक्रमित बच्चों की मौत के बाद संपर्क में आए लोगों की जांच का क्रम जारी है। बुधवार को भी कुल 20 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे पहले मंगलवार को भी 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। वहीं 68 लोगों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया। सभी का स्वास्थ्य स्थिर है। बुधवार को भी कुल 20 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे पहले मंगलवार को भी 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। वहीं 68 लोगों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया है। सभी का स्वास्थ्य स्थिर है। दूसरी ओर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गणेश चतुर्थी उत्सव के मद्देनजर लोगों से सामूहिक रूप से त्योहार नहीं मनाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि सभी लोग अपने घरों में ही उत्सव मनाएं। कोविड संक्रमण के अलावा दिल्ली में वायरल बुखार और डेंगू का भी खतरा सामने आ रहा है। लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने बताया कि डेंगू के मामले पहले की अपेक्षा में बढ़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मेयर ने भी कहा कि डेंगू से बचाव को लेकर निगम प्रभावी कदम उठा रहा है। पहले की तुलना में थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है और कुछ पेशेंट्स हमारे पास NCR से आए हैं, गाजियाबाद से, नोएडा से काफ़ी सारे पेशेंट्स OPD में आ रहे हैं। पर हमें ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं ये सिंपल वायरल फीवर है या कोई दूसरा, जैसे कि टाइफाइड है, मलेरिया है, ये तो नहीं है। तो उसके लिए हम पेशेंट्स का डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। लोग अस्वस्थ हों या उनको कैंसर जैसी बीमारी हो, उसी को देखते हुए मैंने अपने डिपार्टमेंट्स को बोला है इनके चालान काटे जाएं, इनको खाली करने के निर्देश दिए जाएं और तुरंत उस पर सीलिंग कार्रवाई हो, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है, उसके साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं। ओडिशा ढेंकनाल और बरगढ़ स्कूल में कोविड-19 से 34 छात्रों के संक्रमित होने की वजह से मुख्यमंत्री ने मामले की समीक्षा की। उसके बाद दोनों जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए। दोनों स्कूल को बंद कर दिया गया है और 13 में खुलेंगे। और दूसरा बात है, कल ऑनरेबल CM रिव्यू किया है और थोड़ा डायरेक्शन दे दिया है। थोड़ा स्क्वाड को बना के जाएंगे, स्कूल पर जाएंगे और देखेंगे जो कोविड गाइडलाइन को जो SOP है, SOP को वर्कआउट हो रहा है और नहीं हो रहा है। जबकि पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कुल 37,875 संक्रमित दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ केरल से ही 25,772 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल देश में रिकवरी दर 97.48% दर्ज की गई है। वहीं बीते 75 दिनों से साप्ताहिक संक्रमण की दर 3% से कम बनी हुई है और वर्तमान में 2.49% बनी हुई है। दूसरी ओर देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 से बचाव की मुहिम में तकरीबन 71 करोड़ से ज्यादा की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। संक्रमण की नियंत्रित स्थिति में लोगों को लापरवाह नहीं होना है और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ से दूर रहें और मास्क जरूर पहनें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अगली खबर असम से। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी में दो नाव के बीच टक्कर होने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना जोरहाट जिले के नीमती घाट की है। एक नाव मौजली से नीमती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी। इन दोनों नावों में करीब 120 लोग सवार थे, जिनमें से 100 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव काम में लगी हुई हैं। राज्य के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने मंत्री विमल बोरा को शीघ्र माजुली पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने को भी कहा है। सीएम ने अपने प्रधान सचिव समीर सिन्हा को लगातार घटनाक्रम पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम शर्मा खुद कल माजुली पहुंचकर घटनास्थल का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से फोन पर बात कर जोरहाट में हुई नाव दुर्घटना के बारे में जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में नाव दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि असम में नाव दुर्घटना से दुखी हूं। यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत की अध्यक्षता में कल ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को होने वाले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स के नेताओं की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन की थीम निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। भारत ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद से मुकाबला, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल हैं। इसके साथ ही नेता कोविड-19 महामारी के असर और अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इस साल शिखर सम्मेलन संयोग से ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और भारत के दौरे पर आए रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलाई पेत्रुशेव से मिलकर प्रसन्नता हुई। उनकी यात्रा ने दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास पर उपयोगी चर्चा की अनुमति दी। और बात अफगानिस्तान की। कल तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया था, जिसके बाद कुछ देशों ने तालिबान के साथ बातचीत की बात कही है, तो वहीं अधिकांश देशों ने बयान में नई सरकार को लेकर शंका जाहिर की गई। इस बीच भारत भी तमाम अपने मित्र देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। इस बीच अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद भी विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। तालिबान के मंगलवार को अपनी सरकार की घोषणा करने के एक दिन बाद वैश्विक समुदाय ने अफगानिस्तान में नए विकास पर सतर्कता से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए तैयार है। साथ ही चीन ने इसकी स्थापना को पुनर्निर्माण में एक आवश्यक कदम बताया, जबकि जापानी सरकार ने कहा कि देश तालिबान के साथ संवाद करना और अफगानिस्तान की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा। कार्रवाइयों की बारीकी से निगरानी करते हुए जापान, अमेरिका और अन्य संबंधित देशों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। तालिबान के साथ व्यवहारिक बातचीत सहित विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हम जापानी नागरिकों और क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अफगानिस्तान छोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम नई अफगान सरकार और उसके नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि नई अफगान सरकार सभी जातीय समूहों और गुटों के विचारों को सुनेगी और अपने लोगों की आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगी। हमने देखा है कि तालिबान ने इस बात पर जोर दिया है कि नए शासन से सभी लोगों को लाभ होगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के बीच नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर एक उच्च स्तरीय परामर्श हुआ, जिसमें निकोलाई पेत्रुशेव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। और तो और दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उधर अमेरिका ने अपने बलों पर हमलों से जुड़े आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि हमने अपनी उम्मीद को स्पष्ट कर दिया है कि अफगान लोग एक समावेशी सरकार के लायक हैं। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का परचम बुलंद करने वाले भारतीय पैरा एथलीट्स को आज केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत ने न केवल पहले से अधिक पदक जीते बल्कि कई ऐसे कीर्तिमान भी स्थापित किए जो काबिले तारीफ है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। गौरतलब है कि पैरालंपिक में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले पैरा एथलीट्स को राजधानी दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्य खेल मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पैरा एथलीट्स ने न केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों को मात दी है बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों को भी पराजित किया है। आपने केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों के ऊपर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ियों को भी पराजय करके मेडल जीतने का काम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज में हमने बहुत वर्षों तक ये भी देखा कि लोगों का एक देखने का नजरिया बड़ा अलग था आप सबकी ओर। आपने उस सोच को बदलने का भी काम किया है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पैरा एथलीट्स हमारे समाज और देश दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से जो भी आप लोगों ने प्राप्त किया है, आज मैं मानता हूं कि हमारा देश के लिए, पूरे समाज के लिए आप लोग सब इंस्पिरेशन है। हम लोग आप लोग से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। देश के लिए मेडल लाने वाले पैरा खिलाड़ियों के लिए खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि आपने मेडल जीतकर समूचे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। आपने जो मेडल जीत के लाया, ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों का सपना और आवेग का प्रतीक है। आप लोग 130 करोड़ भारतीयों का गर्व हो, आप 130 करोड़ भारतीयों का शान हो। इस मौके पर रजत पदक विजेता पैरा खिलाड़ी सुहास यतिराज ने कहा कि मन में अगर कुछ पाने की इच्छा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है और जल्द ही गया हुआ समय वापस आएगा। दिल्ली में पुस्तक द वुंडेड पैराडाइज के लोकार्पण के अवसर पर लेखक जवाहरलाल कौल की पंक्तियों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बात कही। अधिकांश किताबों को आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, आशा सब लोग समझेंगे, तो किसी एक व्यक्ति से उस किताब की शुरुआत होती है जो काम कौल साहब ने नहीं किया है। और कश्यप ऋषि की मध्यस्थता में नागाज और जलोद्भव के बीच हुए इंटर ट्राइबल अकॉर्ड का जिक्र तो मुझे किसी किताब में नहीं मिला, और इसलिए जम्मू कश्मीर द वुंडेड पैराडाइज पढ़ते हुए मन में प्रसन्नता का अनुभव भी था। और मुझे लगा कि पहली बार किसी ने नींव में दबे हुए किसी चीज को निकाल करके एक नई शुरुआत की है। और अब देखते हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के उत्तर 24 परगना स्थित आवास पर कुछ देसी बम फेंके गए। पुलिस के मुताबिक हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सांसद के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि नवंबर में रिटायर हो रहे संजय मिश्रा को इसके आगे सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।
कोर्ट ने कहा कि सरकार को सेवा विस्तार का अधिकार है, लेकिन ऐसा बेहद जरूरी मामलों में ही होना चाहिए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के सचिव बी.के. संत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला हैं। तो फिलहाल इन खबरों के साथ न्यूज़ नाइट के इस सफर में इतना ही। नमस्कार।